नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृत्तिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृत्तिका, क्षितिज, स्पर्श और संचयन, इसका पूरा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका प्रश्न रहेगा, 1-2 पंक्ति में इस प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए रहेंगे। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर, अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? उत्तर, सागर माथा का तात्पर्य है समुद्र का माथा अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक था, यानी उचित था, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? उत्तर, लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। चौथा प्रश्न, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? उत्तर, हिमस्खलन से 4 शेरपा कुलियों को चोट लगी थी, 1 की मृत्यु हो गई। पांचवा प्रश्न, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? उत्तर, मृत्यु के अवसाद मतलब दुख को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसा साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, यानी उनका कहना था कि ऐसा होता ही रहता है। छठा प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। सातवां प्रश्न, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? उत्तर, कैंप 4 6900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया। प्रश्न संख्या 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? उत्तर, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय एक नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। 9वां प्रश्न, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? उत्तर, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? अथवा लेखिका किसे देखकर भौचक्की रह गई और देर तक निहारती रही? उत्तर, एवरेस्ट को नजदीक से देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्का मतलब हैरान होकर देखती रह गई। वह एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को निहारती रही। आगे प्रश्न संख्या 2 है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। तीसरा प्रश्न, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर, तेनजिंग ने लेखिका की प्रशंसा में निम्नलिखित शब्द कहे, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर, लेखिका के अभियान दल में यूं तो लोपसांग, तसारिंग, एंडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू।
प्रश्न संख्या 5, लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? उत्तर, लोपसांग ने स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। उसने बड़े बड़े हिमपिंडों को सामने से हटाया तथा चारों तरफ फैली कठोर बर्फ की खुदाई की, तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। प्रश्न संख्या 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। ख का है। पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किसके स्थितियों से अवगत कराया? उत्तर, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को हिमपात के खतरों से अवगत कराया। उसने बताया कि उनके अग्रिम दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। यह कैंप हिमपात के ठीक ऊपर है। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है, परंतु हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है। यद्यपि बीच में पड़ने वाली ग्लेशियर की नदी पर रास्ता बना दिया गया है, किंतु हिमपात और अधिक हो गया तो रास्ता बनाने का काम फिर से करना पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती है। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती है। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है, अथवा लेखिका के साथ हुए हादसे का वर्णन अपने शब्दों में करें? उत्तर, लेखिका के तंबू में गिरी बर्फ का पिंड बहुत भयानक था। वह लौहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था। उसके कारण एक विशाल हिमपुंज का निर्माण हो गया था। यह हिमपिंड अपने में अनेक बड़े बड़े हिमखंडों को समाये हुए था। यह विशाल हिमखंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भयंकर आवाज के साथ ढलान के नीचे आया था। इसके कारण पर्वतारोहियों का कैंप पूरी तरह तहस नहस हो गया। आश्चर्य की बात यह रही कि चोट सभी को लगी, किंतु मरा कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, जय बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय, जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। जय को यह कल्पना नहीं था कि बचेंद्री उसकी चिंता करेंगी और उसे लिवा लाने के लिए आएंगी। इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस के लिए आया देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। पांचवा प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए? उत्तर, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए हैं। बेस कैंप, यह कैंप काठमांडू के शेरपालैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रह रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया। कैंप 1, यह हिमपात से ऊपर 600 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास भी किया गया। कैंप 3, यह लोहत्से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहीं नायलॉन के कैंपों में लेखिका और उसके साथी सोए थे कि एक हिमखंड उन पर आ गिरा। कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी के ठीक नीचे स्थित था। चोटी पर चढ़ने से पहले यहीं आराम करके चाय पान किया गया। प्रश्न संख्या 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रहे थे। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतने तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान था, अतः वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ के फावरे से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया।
प्रश्न संख्या 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उत्तर, सम्मिलित अभियान में आपसी सहायता और सहयोग से ही कार्य संपन्न होते हैं। बछेंद्री पाल ने अपने व्यवहार से इस सहयोग भावना का परिचय दिया। उसने देखा कि अभी उसके साथी की, जय और मीनू कैंप तक नहीं पहुंचे तो वह उनके लिए चाय और जूस बनाकर रास्ते में जा पहुंची। उस खतरनाक रास्ते पर जाना कठिन तथा खतरनाक था, फिर भी बछेंद्री पाल ने यह खतरा उठाया। उसने की और जय को रास्ते में जाकर पेय पदार्थ पिलाया। गौ का है प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करें। आशय आएगा आप लोगों को। पहला है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उत्तर, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है, यानी चुनौती भरा कार्य है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा रहता है, अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए, बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। उत्तर, हिमपात होने से यानी बर्फ के गिरने से कभी कभी धरती में ही दरार पड़ जाती है। यह दरार इतनी गहरी और चौड़ी हो जाती है कि धरती फट जाती है, उसके बीच गहरी खाई सी बन जाती है। यह विचार आते ही मन में बहुत डर लगता है। इससे भी भयानक यह जानकारी थी कि जितने समय तक ये पर्वतारोही और कुली चढ़ाई अभियान पर रहेंगे, हिमपात होता रहेगा और बर्फ गिरने की भयानक घटनाएं होती रहेंगी। यह हिमपात पर्वतारोहियों के शरीर को छूता रहेगा। आगे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर, जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ यानी प्रणाम किया। बिना सिर नीचे झुकाए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को याद किया। अब भाषा अध्ययन के तहत आप लोगों को प्रश्न आ सकता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, तो सब इसमें लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह आप लोग कर लीजिएगा। और आगे यह प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करें। तो किस तरह से वाक्य में आप प्रयोग कीजिएगा, जैसे टेढ़ी मेढ़ी, तो किस तरह लिखेंगे, बर्फ की नदी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर आगे है उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द, मतलब अपोजिट रहेगा, अनुकूल का प्रतिकूल, तो यह भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त उपसर्ग लगाइए, जैसे पुत्र, सुपुत्र, वास, व्यवस्थित, कुल, गति, रोहन, रक्षित, तो वास का क्या होगा, सुवास, निवास, इसमें उपसर्ग लगाना है। व्यवस्थित का सुव्यवस्थित, अव्यवस्थित, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। आगे निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरने के लिए रहेगा, जैसे इसमें आपको वर्ड दिया हुआ है, अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक, तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा, जैसे पहला है मैं डैश यह कार्य कर लूंगा, तो इसमें मैं सुबह तक यह कार्य कर लूंगा, तो इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर योग्यता विस्तार आएगा, योग्यता विस्तार में भी आप लिख सकते हैं किस तरह से। इस पाठ में आए 10 अंग्रेजी शब्दों का चयन करके उसके अर्थ लिखिए, जैसे बेस कैंप। बेस कैंप क्या कहा जाता है, पर्वतारोही दल जिस भवन या तंबू से अपने चढ़ाई अभियान का आरंभ करता है उसको बेस कैंप कहते हैं। एवरेस्ट हिमालय की ऊंची चोटी का नाम है, तो यह सब नाम आप अच्छी तरह इसमें से याद कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा।
पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीजों के नाम क्या क्या नाम है। पर्वत पर चढ़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, जैसे नायलॉन की रस्सी, झंडियां, धुरी, ऑक्सीजन, अल्युमिनियम की सीढ़ी, लट्ठे, तंबू, वॉकी टॉकी, फावड़ा, थर्मस, ये सब ले जाना पड़ता है। तो इसको आप पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो इस तरह आप याद कर लेंगे। और तीसरा प्रश्न है तेंजिंग शेरपा की पहली चढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो उत्तर है तेंजिंग शेरपा को 1935 में एरिक शिप्टन के साथ पहली बार एवरेस्ट अभियान पर जाने का अवसर मिला। तब वे 19 साल के थे। यह अभियान एवरेस्ट के तिब्बत क्षेत्र का था। इसका उद्देश्य चोटी तक पहुंचने का नहीं था। इस पहले अभियान में उन्होंने रस्सी का प्रयोग करके ग्लेशियर के बीच कदम बढ़ाने के रास्ते खोजे। जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो बेस कैंप में ही उन्हें एक मृत शरीर मिला। उन्होंने मृत शरीर को वहीं दफना दिया और पास रखी डायरी उठा ली। इस यात्रा में मौसम बहुत अच्छा था। तेंजिंग को महसूस हुआ था कि उन्हें तभी चोटी तक पहुंचना चाहिए था। आगे चौथा प्रश्न है, इस पर्वत का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा, जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर, सन 1830 से 1841 की अवधि में सर जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने पहली बार एवरेस्ट चोटी की प्रामाणिक जानकारी रिकॉर्ड की थी। तब इस चोटी का नाम रखा गया था पीक 15। बाद में 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। आगे परियोजना कार्य रहेगा। आगे बढ़ती भारतीय महिलाओं की पुस्तक पढ़कर उससे संबंधित चित्रों का संग्रह कीजिए। तो यह सब आप पीटी उषा के बारे में रहेगा, आरती साहा के बारे में, किरण बेदी के बारे में, तो इसको आप लिख सकते हैं। इस तरह से पीटी उषा भारत की सर्वश्रेष्ठ धाविका थी। उसने एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते व ओलंपिक खेल में चौथे स्थान अर्जित किए। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का लेख, यह आगे है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए बछेंद्री पाल को कितने योजनाबद्ध तरीके से पर्वतारोहण करना पड़ा। यह 100-120 शब्द में रहेगा। योजना की आवश्यकता सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, निजी अनुभव के आधार पर बताइए। अथवा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ पढ़कर क्या आपको नहीं लगता कि पर्वतारोहण केवल एक भावनात्मक अभियान नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध सामूहिक कार्य है। तो इसका उत्तर इस तरह होगा, पर्वतारोहण करना केवल उत्साह और भावना का खेल नहीं है, इसके लिए गंभीर योजना और प्रयत्न करने पड़ते हैं। दिखने में यह अकेले का अभियान लगता है, किंतु इस यात्रा में अनेक साथियों के गंभीर प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। बछेंद्री पाल को सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने के लिए न केवल कर्नल खुल्लर और प्रेमचंद का साथ मिला, बल्कि तेंजिंग अंगदौर जी की जय, लोपसांग लाटू और मीनू मेहता का भी भरपूर सहयोग मिला। बछेंद्री को पल पल की खबर मिलती रही। मुसीबत आ जाने पर यदि लोपसांग ने उसे बर्फ में से न निकाला होता तो उसकी वहीं हिम समाधि हो जाती, यानी मृत्यु हो जाती। पर्वतारोहण एक ही सांस में नहीं हो सकता, इसके लिए 3-4 जगह बेस कैंप बनाने पड़ते हैं। वहाँ चाय, भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस सब के लिए सुनियोजित योजना का होना आवश्यक है। मुझे भी अनेक यात्राओं का अनुभव है। हमने मौसम और चढ़ाई को देखते हुए हर कदम पर व्यवस्था की, तभी यात्रा सफल हो पाई। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियांत्रिकी की जानकारी बछेंद्री पाल और अन्य सदस्यों को क्यों दी। पर्वतारोहण में इस जानकारी की क्या उपयोगिता है। उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता तकनीकी विशेषज्ञ हैं। उसने पर्वतारोहण में काम आने वाले उपकरणों, सीढ़ी से पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों के उपयोग और अन्य तकनीकी कार्यों की जानकारी दी। पर्वतारोहण के लिए जो कठिनाइयां आ सकती है उससे पार पाने के लिए यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि उन्हें यह ज्ञान न दिया गया होता तो बछेंद्री पाल बर्फ के पहाड़ के नीचे से निकल ही न पाती। जब वह अंतिम चोटी पर पहुंच गई तो वहां भी पैर टिकाने के लिए सपाट जगह की जरूरत थी। उस जगह के निर्माण के लिए बछेंद्री ने खुद अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर जगह बनाई। तीसरा प्रश्न है हिमालय की यात्रा में किन किन मार्गदर्शकों ने बछेंद्री पाल को सहयोग दिया अथवा बछेंद्री की एवरेस्ट यात्रा में बने कीर्तिमान में अन्य सहयोगियों की भूमिका रही थी। कथन के पक्ष या विपक्ष में उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। उत्तर, हिमालय की शिखर यात्रा में उनके नेता कर्नल खुल्लर, उपनेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता तथा साथी अंगदौर जी
ने उनका मार्गदर्शन किया। कर्नल खुल्लर ने शुरू से अंत तक उसे हिम्मत दी, उसका साहस बढ़ाया। जब किसी पर्वतारोही या साथी की मृत्यु का समाचार आया तो कर्नल खुल्लर ने ही मृत्यु को सहजता से लेने का पाठ पढ़ाया। जब बछेंद्री मरते मरते बची तो उसने वहां के सुरक्षा प्रबंधों की प्रशंसा की। अभियान के अंत में उन्होंने बछेंद्री को बधाई देते हुए उसे पूरे देश का गौरव कहा। उपनेता प्रेमचंद ने उसे हिमपात के खतरों से अवगत कराया। डॉक्टर मीनू मेहता ने सीढ़ी से पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने तथा अन्य तकनीकी कार्यों की जानकारी दी। अंगदौर जी ने उनकी यात्रा में आगे आगे चलकर उनका साथ दिया। चौथा प्रश्न, पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है? उत्तर, हिमालय के पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण पग पग पर परेशानियां उठानी पड़ती है। पूरी यात्रा में कभी भी हिमपात के कारण भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें खिसक कर नीचे गिर सकती है, उनके कारण यात्रियों को चोट लग सकती है, वे बर्फ के नीचे दबकर मर सकते हैं। कभी कभी हिमपात के कारण वातावरण में बर्फ की आंधी चलने लगती है, उसके कारण कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। हिमपात के कारण रास्ते पर लगाए गए निशान, झंडियां तथा रास्ते तक नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी यात्रियों के कैंप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतारोहण में दल के अनेक साथी काम करते हैं। यदि कोई साथी या मार्गदर्शक कोई शर्त रख दें तो यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पांचवा प्रश्न, अंगदौर जी और लोहाटू कौन थे? इनमें से किसकी किस विशेषता ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, अंगदौर जी की क्षमता, कुशलता और आत्मविश्वास ने मुझे प्रभावित किया। वह ऑक्सीजन के बिना पर्वत यात्रा करता था। इस कारण लंबे समय तक बर्फ में रहने के कारण उसके पांव ठंडे पड़ जाते थे, फिर भी वह ऑक्सीजन लगाकर यात्रा नहीं करता था। इसकी बजाय वह दिन में यात्रा करके वापस आना ठीक समझता था, परंतु उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था। वह कर्मठ तथा विश्वस्त पर्वतारोही था। लोहाटू पर्वतारोही दल का महत्वपूर्ण सहायक था। वह नायलॉन की रस्सी लेकर साथ साथ चला। उसी ने रस्सी के सहारे चलने का प्रबंध किया। वह पर्वत शिखर पर चढ़ते समय अंगदौर जी तथा लेखिका के बीचों बीच चलता रहा। उसका ध्येय था संतुलन बनाना। लोहाटू ने ही लेखिका द्वारा पर्वत शिखर पर पहुंचने पर कर्नल खुल्लर को टेलीफोन से सूचना दी। छठा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर बछेंद्री पाल के चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बछेंद्री पाल विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। इस पाठ के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहसी, बछेंद्री पाल अत्यंत साहसी महिला हैं। उनमें अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा और साहस है। वे हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचने की हिम्मत रखती हैं। उन्हें पता था कि इस कठिन यात्रा में मौत हो सकती है। कुछ यात्री तो यात्रा करने से ही हिम्मत हार दिए। 15 नंबर का प्रश्न है, बछेंद्री पाल पर मृत्यु संकट कैसे आ पड़ा? उसकी रक्षा किसने और कैसे की? उत्तर, बछेंद्री पाल कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक रात को 12:30 बजे लोहत्से पर्वत से एक बड़ा हिमखंड नीचे आ गया। वह इतनी तेजी और भीषण गर्जना से गिरा जैसे एक्सप्रेस गाड़ी बड़ी तेजी से टकरा गई हो। बछेंद्री ने अनुभव किया कि कोई ठंडी चीज उसके ऊपर से कुचलती हुई निकली जा रही है। फिर अचानक वह हिमखंड सारे कैंप को नष्ट करता हुआ वहीं जम गया। बछेंद्री के साथी लोबसांग ने स्विस छुरी की सहायता से बर्फ को काटा तथा उसे सुरक्षित बाहर निकाला। 16 नंबर प्रश्न है, साउथ कोल कैंप पहुंचने वाले बछेंद्री के साथी कौन थे? वे पीछे क्यों रह गए थे? उत्तर, साउथ कोल कैंप पहुंचने वाले बछेंद्री के साथी थे मीनू, जय तथा की। ये तीनों सामान उठाकर पीछे पीछे आ रहे थे। इन तीनों ने ऑक्सीजन नहीं लगा रखी थी, इसलिए ये धीरे धीरे चल पा रहे थे। आगे प्रश्न 17 है, अंतिम पड़ाव से पहले अचानक दृश्यात्मकता समाप्त हो गई, क्यों? उत्तर, अंतिम पड़ाव अर्थात पर्वत शिखर पर पहुंचने से पहले अचानक हवा तेज चलने लगी। इस कारण सूखी भुरभुरी बर्फ हवा में उड़ने लगी। हवा और बर्फ इतनी तेजी से आकाश में छा गई कि सामने के दृश्य दिखना बंद हो गए। 18 नंबर प्रश्न है, प्लूम अर्थात भारी बर्फ का बड़ा फूल कैसे बनता है? उत्तर, फ्लूम अर्थात बर्फ का बड़ा फूल पर्वत की चोटी के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक तेज चलने वाली हवाओं के कारण बनता है। हवाओं के कारण सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती है। यह एक प्रकार की ध्वजा या फ्लूम का रूप धारण कर लेती है। आगे प्रश्न है, अंगदौर जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका को क्या शर्त माननी पड़ी और क्यों? उत्तर, अंगदौर जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका को अंगदौर जी की शर्त माननी पड़ी। शर्त यह थी कि वह बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करेगा और एक ही दिन में ऊपर जाकर वापस लौट आएगा।
क्योंकि लेखिका को यह शर्त इसलिए माननी पड़ी क्योंकि उसे अंगदौर जी का पर पूरा विश्वास था, अन्य किसी के साथ चढ़ाई करने का कोई उपाय भी नहीं था। प्रश्न संख्या 20, तेनजिंग से मिलने पर लेखिका ने अपना परिचय कैसे दिया और तेनजिंग ने उनकी तारीफ में क्या कहा? उत्तर, तेनजिंग से मिलने पर लेखिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग ने उनकी तारीफ में कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, बेस कैंप में बछेंद्री की मुलाकात किससे हुई? उसने लेखिका का उत्साहवर्धन कैसे किया? उत्तर, बेस कैंप में बछेंद्री की मुलाकात तेनजिंग से हुई। उन्होंने लेखिका को यह कहकर उत्साहित किया कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 22 नंबर प्रश्न है, कैंप 3 की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, कैंप 3 में रात के 12:30 बजे एक हिमखंड टूटकर नीचे आ गिरा और एक विशाल हिमपिंड के रूप में जमा हो गया। कैंप में सोए सभी पुरुष शेरपाओं की हड्डियां टूट गई। बछेंद्री को कम चोट आई थी, उन्हें बड़ी मुश्किल से बर्फ से निकाला गया। परिणाम स्वरूप बछेंद्री डर गई और किंतु उन्होंने अकेले ही पर्वतारोहण करने का फैसला बदला नहीं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। लंबा पाठ है इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर भी लंबा है, लेकिन समझने के बाद आसान हो जाएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।